आजादी। कितना सस्ता समझ लिया है हमने आजादी को। दो चार नारे, एक आधा भाषण, नाच गाना और फिर दिन भर की छुट्टी। क्या यही है आजादी की कीमत? आजादी की कीमत, आजादी की कीमत, आजादी की कीमत, आजादी की कीमत। यूं तो सन 1857 में मंगल पांडे की बगावत को भारत की आजादी का पहला संग्राम माना जाता है, परंतु यह किस्सा उससे भी कहीं पुराना है। चलो आजादी के इतिहास का एक एक पन्ना पलट कर देखते हैं। यह बात 16वीं शताब्दी की है, जब कुछ अंग्रेज व्यापारियों को भारत में लंबे समय तक व्यापार की गुंजाइश दिखी और उन्होंने 22 सितंबर 1599 को एक कंपनी के गठन का प्रस्ताव क्वीन एलिजाबेथ I के समक्ष रखा। लगभग एक साल की कोशिशों के बाद सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन को मंजूरी मिली। सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज गुजरात के सूरत में पहुंचा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट से भी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली भारतीय फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में और दूसरी सन 1612 में गुजरात के सूरत शहर में स्थापित हुई। बस फिर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुरक्षा और अपने प्रतिद्वंदियों से यदा कदा युद्ध के लिए अपनी आर्मी भी तैयार करना शुरू कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसे शक था कि अंग्रेज भारतीय मसालों को सस्ते में खरीदकर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। उधर अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से युद्ध की संभावनाओं के चलते अपनी अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ा रहे थे और किलाबंदी कर रहे थे। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को ऐसा करने से रोकना चाहा, तो अंग्रेजों ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को अंग्रेजों का घेराव कर बंदी बनाने को कहा। नवाब के सैनिकों ने अंग्रेजों को बंदी बनाकर फोर्ट विलियम किले की काल कोठरी में डाल दिया। उस छोटी सी काल कोठरी में केवल 7 या 8 लोगों को बंद करने की ही जगह थी, जिसमें एक साथ 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी नवाब सिराजुद्दौला को नहीं थी। अगले दिन जब काल कोठरी को खोला गया तो 146 में से 23 लोग ही जिंदा बच के निकले, बाकी सब मर चुके थे। जब इस बात की खबर मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के खेमे में पहुंची, तो उन्होंने कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक टुकड़ी को बंगाल भेजकर स्थिति संभालने को कहा। रॉबर्ट क्लाइव के पास 3000 सैनिक थे और नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया और फिर हुगली नदी के किनारे बसे एक सुंदर नगर पलाशी में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंदी बना लिया गया। यह घटना इतिहास में बैटल ऑफ प्लासी के नाम से मशहूर हुई। यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निजाम को साथ मिलाकर 1799 में टीपू सुल्तान को मार गिराया और फिर भारत पर लागू हुआ कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में निचले पदों पर भारतीय भी शामिल होने लगे थे। कंपनी का वर्चस्व बढ़ने के साथ साथ उसकी दमनकारी नीतियां भी बढ़ने लगी थीं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में सन 1805 में कंपनी ने सैनिकों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया। इसके तहत ड्यूटी के दौरान हिंदुओं को अपने माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं थी, ना ही मुसलमानों को दाढ़ी रखने और टोपी पहनने की इजाजत थी।
ड्यूटी के दौरान सभी को गोल हेड पहनने के लिए मजबूर किया गया। इस बात से भारतीयों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका विवाद बढ़ा। भारतीय सिपाहियों ने वेल्लोर किले के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर इसका विद्रोह कर दिया। दोनों ओर से हुई मारकाट और गोलाबारी में लगभग 350 लोगों की जान गई। इसके बाद सन 1824 में अंग्रेजों की बर्मा के साथ लड़ाई में भारतीय सैनिकों को बंगाल के बैरकपुर से 800 किलोमीटर दूर चिटागोंग तक पैदल मार्च करने का आदेश दिया गया। चिटागोंग अब बांग्लादेश में है। वहां जाने के लिए बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों की व्यवस्था ना होने पर सैनिकों को अपना बिस्तरबंद कंधे पर लेकर मार्च करना था। बिंदी तिवारी नाम के सैनिक के नेतृत्व में लगभग 1400 भारतीय सैनिकों ने इस कुव्यवस्था और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर गोलियां दाग दी, जिसमें 200 भारतीय सैनिकों की जान गई। बिंदी तिवारी को जंजीरों में जकड़कर फांसी दे दी गई और भारतीय सिपाहियों में खौफ पैदा करने के लिए बिंदी तिवारी की लाश को कई दिनों तक पेड़ से लटका कर रखा। 6 महीने बाद बिंदी तिवारी के सम्मान में बैरकपुर बंगाल में बिंदा बाबा मंदिर बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। इस घटना के ठीक 33 साल बाद सन 1857 में बैरकपुर की इसी धरती पर एक और क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का लोहा मनवाया, जिसका नाम था मंगल पांडे। दरअसल अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से पूरे भारत में असंतोष का माहौल था। एक तो अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया था कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होगी उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को भी उन्होंने उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों और मजदूरों पर बहुत ज्यादा लगान लगा दिया था। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 80% से ज्यादा भारतीय सिपाही थे, परंतु गोरे सिपाहियों और भारतीयों के बीच भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाहियों को सूबेदार रैंक तक ही प्रमोशन मिलता था। चौथा और अत्यंत ज्वलनशील कारण यह था कि बंदूक में डालने के लिए जो कारतूस भारतीय सिपाहियों को दिए गए थे, उनके बारे में यह अफवाह थी कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक आस्थाओं को झकझोर देने वाली खबर थी। भारतीयों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और मंगल पांडे ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। 29 मार्च 1857 को वो बंदूक में गोलियां भरकर घोड़े पर सवार होकर अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां बरसाते हुए एक तूफान की तरह निकला। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई। मंगल पांडे का साथ देने वाले उसके साथी ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को फांसी दी गई। इसके बाद तो यह चिंगारी भड़क कर ज्वाला बन गई। मेरठ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर सब जगह विद्रोह की लपटें उठने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों की जमीन हिल गई और 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। मंगल पांडे और उनके जैसे तमाम लोग हालातों से समझौता नहीं करते। वो जान तक दे देते हैं, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परिंदा कैद में होता है तो वो छटपटाता है। परिंदा कैद में होता है तो वो छटपटाता है, पूरे जोर से अपने परों को फड़फड़ाता है। उसे मालूम है उसकी रिहाई मुश्किल है, फिर भी सलाखों से वो पिंजरे की जा जाकर टकराता है। सलाखों से वो पिंजरे की जा जाकर टकराता है, जा जाकर टकराता है।